अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। ऑसिलेशंस का नया लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस। फ्री ऑसिलेशंस क्या होती हैं, मेंटेन्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं। साथ ही साथ डैम्प्ड ऑसिलेशन की जो डिफरेंट टाइप्स हैं लाइक ओवर डैम्पिंग, अंडर डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग, उनके ग्राफ भी समझेंगे। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो हमारे पास माजी में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। एक चीज़ इस लेक्चर में फोर्स्ड ऑसिलेशन, रेजोनेंस या ड्रिवन ऑसिलेशंस का पार्ट हम बहुत डिटेल से नहीं देख रहे होंगे। उसके लिए हमारा अगला लेक्चर होगा जिसमें रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस वगैरह पूरी तफसील से कवर करेंगे कॉन्सेप्ट को फील करते हुए। ठीक है भैया, स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक नन्ना सा प्यारा सा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। हेडिंग लगाएंगे अपने पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन। अच्छा भैया, ऑसिलेटरी मोशन के बारे में हम क्या जानते हैं? हमें ये बात पता है कि अगर कोई भी मोशन हमारे पास टू एंड फ्रो मोशन होता है, टू एंड फ्रो मोशन बोले तो एक ही पॉइंट के आगे पीछे होने वाला मोशन, ऐसे मोशन को हम कहते हैं कि भाई साहब ये ऑसिलेटरी मोशन है या ये वाइब्रेटरी मोशन है। क्लियर हो गया? यानी कि मान लीजिए अगर मेरे पास ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और यहाँ पे मैंने एक स्प्रिंग कनेक्ट किया और स्प्रिंग के साथ यहाँ मैंने एक मास बांध दिया जो कि इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्लेस हुआ है और ये मेरा मीन पॉइंट है जहाँ पे नेट फोर्स जो इस पे एक्ट कर रही है वो जीरो है। ये बड़े मज़े से पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे रखा हुआ है। अगर मैं इस मास को घसीट कर आगे लेकर आता हूँ यहाँ तक, तो मेरे फोर्स अप्लाई करने से इसके अंदर सिस्टम में रीस्टोरिंग फोर्स आएगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी। जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो अल्टीमेटली ये क्या करेगा, मास ऐसे वापस आएगा और इनर्शिया की वजह से आगे जाएगा और होगा क्या कि मास ऐसे वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? मास इस पॉइंट के अबाउट में क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। ऐसे मोशन को अपन लोग कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। क्लियर हो गया? ऑसिलेटरी मोशन के बारे में हम ये बात जानते हैं कि इसके अंदर जो इक्वेशन फॉलो होती है दैट इज F इज इक्वल टू माइनस एक्स टू द पावर n। F रीस्टोरिंग फोर्स जो किसी भी बॉडी में डेवलप हुई जो ऑसिलेट कर रही है। होता क्या है, आप जब कभी भी किसी बॉडी को अपनी मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करते हो तो उसमें अगर रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रही है तभी वो ऑसिलेटरी मोशन करेगी। अच्छा भैया, हम जाहिर सी बात है ये लेक्चर नंबर 13 पढ़ रहे हैं तो मैं ये मान के चलूंगा कि आपकी पुरानी बेसिक सारी की सारी क्लियर है, तभी आप आखिरी टॉपिक के ऊपर आयो। ये रेजोनेंस, फोर्स ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशंस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, ये सारे लास्ट के टॉपिक हैं ऑसिलेशंस के। तो अगर आपका जरा सा भी कोई बेसिक में मसला है तो पुराने जो लेक्चर जिसके अपलोड हुए हुए प्लेलिस्ट में वो आप पहले क्लियर कर लो। ठीक है भैया, तो ये चीज हम पूरी पढ़ चुके हैं, सारी बेसिक लेक्चर 1 और 2 के अंदर ये सब मौजूद है। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स है। नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एंटी पैरेलल ड्यूरिंग ऑसिलेटरी मोशन और एन आपके पास कोई भी ऑड इंटीजर हो सकता है। अगर मेरा बेटा आपके पास n का वैल्यू 1 कर दिया जाएगा तो ये हमारे पास बिल्कुल सिंपलेस्ट ऑसिलेटरी मोशन बनता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कह रहे होते हैं। जैसे ये हमारे पास एग्जांपल थी हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम की, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम की कि भैया पेंडुलम है वो ऐसे अपनी मीन पोजीशन के ऊपर मौजूद है। अगर मैं पेंडुलम को जनाबे वाला अपनी मीन पोजीशन से थोड़ा सा यहाँ ले जाता हूँ, ऐसे उठा के यहाँ ले गया और छोड़ दूंगा तो भाई साहब ये ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो ये जो हरकत कर रहा है मेरा बेटा, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट में, इस हरकत को मेरा बेटा हम क्या नाम देते हैं, ऑसिलेटरी मोशन का नाम देते हैं। और ऑसिलेटरी मोशन में से भी हमारे कोर्स में बिल्कुल सिंपलेस्ट ऑसिलेटरी मोशन इंक्लूड है जिसे हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है वो हमारे पास है F इक्वल माइनस का kx और इसको हम यूं भी कहते हैं कि हमारे पास ma इक्वल्स माइनस का kx। वजह इसलिए कि मेरे बेटे ये जो हमारे पास F है इसे हम ट्रीट करते हैं एज एन अनबैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नंबर 2 किससे इक्वेट की जा सकती है, ma से। तो ये एक्सप्रेशन बन गया ma इक्वल्स माइनस का kx। या यहीं से मेरा बेटा हम एक फॉर्मूला और निकालते हैं कि a इक्वल माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ये सारी की सारी चीजें हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए वैलिड है। क्लियर हो गया? जल्दी से रिवाइज कर लो। ऑसिलेटरी टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट,
क्लियर हो गया। अच्छा, अगर आगे कहीं पे मैं टर्म यूज करूं ना ऑसिलेशन, कि भैया ऑसिलेशन हो रही है या ऑसिलेशन नहीं हो रही है, तो भैया ऑसिलेशन का मायना होता है साइकिल। क्या मतलब सर साइकिल का? देखो, मान लो इसको आपने नाम दिया पॉइंट ए का, इसे नाम दिया पॉइंट बी का, या इसे नाम दे देते हैं पॉइंट ओ का, इसे नाम दिया पॉइंट बी का। ये हमारे पास पॉजिटिव एक्सट्रीम है। आपने पेंडुलम को यहां से छोड़ा, पेंडुलम भैया जाएंगे ऐसे नेगेटिव एक्सट्रीम पर, फिर वापस आएंगे पॉजिटिव एक्सट्रीम को। इसको हम कहते हैं एक साइकिल मुकम्मल हो गया। तो उसी एक साइकिल को एक ऑसिलेशन भी कहते हैं, एक वाइब्रेशन भी कहते हैं। एक साइकिल को एक ऑसिलेशन भी कहते हैं या एक वाइब्रेशन भी कहते हैं। अच्छे से देख लेना। साथ ही साथ मेरा बेटा हमने हमारा फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। फ्रीक्वेंसी क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। डिफाइन कैसे करेंगे? नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय अ बॉडी इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में बॉडी जितने साइकिल मुकम्मल करती है उसको अपन लोग क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्लियर हो गया? इतना हिस्सा रिकॉल कर लो। आगे चलते हैं और फ्री ऑसिलेशन पढ़ना शुरू करते हैं। अब देखो मेरा बेटा, मैंने आपके सामने यहां पे कुछ कहानियां लिखी हुई हैं फ्री ऑसिलेशन से रिलेटेड। आपको इसे पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है? कतई नहीं पढ़ना, आप सिर्फ बात को सुनते जाओ और समझते जाओ। सबसे पहली टाइप हमारे पास ऑसिलेशन की है फ्री ऑसिलेशन। पहले रिवाइज करो, ऑसिलेशन क्या था? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट। ठीक हो गया? मैं क्या करता हूं, ये मेरे पास एक सिंपल सा मास स्प्रिंग सिस्टम है। मान लो भैया यहां पे मेरे पास एक एक्सट्रीम पॉइंट है इतना फासले पे, और इतना ही फासले पे यहां पे मेरे पास एक एक्सट्रीम है। हमें पता है ये पॉजिटिव एक्सट्रीम होगा और ये कौन सा होगा? नेगेटिव एक्सट्रीम। मैंने मास को भैया ऐसे घसीटा यहां पे लेकर आया और इसको छोड़ दिया। मास भाई साहब रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से यहां जाएंगे, फिर यहां रुकेंगे नहीं क्योंकि इनके पास वेलोसिटी है और मीन पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। इनर्शिया इनको आगे लेके जाएगा, फिर स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा, अपनी नेचुरल लेंथ पे आना चाहेगा, फिर रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से यहां आएंगे, फिर इनर्शिया यहां लेके आएगा। गोया के ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहे होंगे अबाउट दिस पॉइंट। अब और से सुनना, मैंने ये माना हुआ है कि ये स्प्रिंग नेग्लिजिबल मास का है। स्प्रिंग में आइडियल स्प्रिंग है, स्प्रिंग के अपने कोई लॉसेस नहीं है। फिर मैंने ये माना हुआ है कि ये मेरा सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, यानी कि कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, यानी कि रेजिस्टिव फोर्स 0 है। तो सोचो होगा क्या भैया, जब मैं इसको यहां लेकर आया, छोड़ दिया, तो भाई साहब ये इतना ही दूर यहां जाएगा और फिर वापस एग्जैक्टली यहीं पर आएगा। क्यों? क्योंकि रास्ते में इसने अपनी कोई एनर्जी जाया करी ही नहीं, एनर्जी लूज करी ही नहीं। भैया जब इसने एनर्जी लूज नहीं करी तो जहां से छोड़ा था इधर गया, वापस यहीं आया, फिर वहीं गया, फिर यहीं आया, यानी कि ये सारी जिंदगी इन्हीं 2 पॉइंट्स के ऊपर आता रहेगा। ऐसा कोई रियल सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ समझने के लिए। अभी तक आपने पिछले 12 लेक्चर्स के अंदर जितनी ऑसिलेशंस पढ़ी है, मैंने बार बार कहा था वो कैसी ऑसिलेशन है? फ्री ऑसिलेशन है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, रेजिस्टिव फोर्सेस, डैम्पिंग फोर्सेस, ड्रैग फोर्सेस, कोई भी ऐसी फोर्स जो कि सिस्टम की एनर्जी को जाया कर सकती है, हीट में कन्वर्ट कर सकती है, वो वहां पे एक्ट नहीं कर रही थी। तो क्या हो रहा था? आपने यहां से छोड़ा, कोई फ्रिक्शन नहीं है, रीस्टोरिंग फोर्स लेके गई, फिर इनर्शिया लेके गया, फिर रीस्टोरिंग फोर्स लेके आई, फिर इनर्शिया लेकर आया, और टोटल एनर्जी आपके पास क्या है? कंजर्व है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहीं पर भी चेंज नहीं हो रही या हीट में नहीं जा रही। ऐसी ऑसिलेशन को हम कहते हैं फ्री ऑसिलेशन। पढ़ लो भैया, बॉडी इज डिस्प्लेस फ्रॉम मीन पॉइंट टू एक्सट्रीम पॉइंट एंड लेफ्ट फ्री, इट विल स्टार्ट टू ऑसिलेट। भैया इसको घसीटा मार के यहां ले आए और छोड़ दिया तो ये ऐसे ऑसिलेट करना शुरू कर देगा ड्यू टू ऑसिलेटिंग फोर्स। और ये ऑसिलेटिंग फोर्स कौन सी होती है मेरा बेटा? रीस्टोरिंग फोर्स। इसको अपने पास ना बोल्ड करके लिख लेना, अभी आगे ये सब चीजें बहुत हेल्प करेंगी। देखो भैया, मैंने इसको जैसे यहां लाके छोड़ा, ये मीन पॉइंट की तरफ क्यों जा रहा है? ऑसिलेटिंग फोर्स की वजह से। वो कौन है? रीस्टोरिंग फोर्स है जो इसमें डेवलप हो रही है। Fr इज इक्वल टू माइनस kx, जो भी डिवाइस किया था। फिर यहां से आगे क्यों जा रहा है? इनर्शिया की वजह से। फिर वापस यहां क्यों आ रहा है? ऑसिलेटिंग फोर्स की वजह से। तो ड्यू टू ऑसिलेटिंग फोर्स इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सर ये क्या बात आपने लिख दी? देखो भैया, अगर एक सेटअप मेरे पास हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम का ये लगा है, एक इसके बराबर में, एक उसके बराबर में, तो क्या लाजमी है सारे स्प्रिंग एक जितने स्टिफ हो, एक जितने हार्ड हो? नहीं ना, हर एक का अलग अलग होता है। तो इसकी स्टिफनेस तय करती है कि ये कितना खींचेगा या कितना दबेगा। तो इसका मतलब हर एक की फ्रीक्वेंसी एक जैसी तो नहीं होने वाली। यही वजह हमने फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले भी पढ़े थे। अगर आपको याद होगा तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था T इक्वल्स
2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। सर आप बोल रहे फ्रीक्वेंसी है, लिख रहे टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। तो भैया फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर मुझे यहां से बनाना है तो क्या बनेगा, 1/2 पाई अंडर रूट के डिवाइडेड बाय एम। तो किसी भी सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी है वो दो पैरामीटर पे डिपेंड करती है। कौन कौन से, फोर्स कांस्टेंट पे और मास ऑफ द सिस्टम पे। क्लियर है। जैसे अगर मास स्प्रिंग सिस्टम की बात करेंगे तो के क्या है, फोर्स कांस्टेंट यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो कि स्प्रिंग की नेचर बताता है, स्टिफनेस बताता है। एम क्या है, मास जो कि वाइब्रेट कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं यही फॉर्मूला सिंपल पेंडुलम के लिए लिखूंगा तो T इक्वल्स 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाय जी। फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी, 1/2 पाई अंडर रूट जी डिवाइडेड बाय एल। अब समझिएगा यहां से नेचुरल फ्रीक्वेंसी का क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को ना बिल्कुल क्लियर रखना, अगले लेक्चर में हमने रेजोनेंस के एक्सपेरिमेंट भी देखने हैं, सेम कॉन्सेप्ट है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है अच्छे से सुनो समझो। देखो भैया मेरे पास एक कोई मास है, इस मास का वैल्यू मैंने मान लिया, मिसाल के तौर पे इस मास का वैल्यू मैंने मान लिया भैया, मेरे पास लेट से इस मास का वैल्यू है 2 किलोग्राम। मास का वैल्यू क्या है, 2 किलोग्राम, ठीक है। और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ना यहां पे, वो मैं मान लेता हूं वो है 2 पाई स्क्वायर न्यूटन पर मीटर। यहां पे स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 2 पाई स्क्वायर न्यूटन पर मीटर। देखो भैया अगर मैं ये वैल्यूज यहां पे पुट करता हूं लाके, अच्छे से समझना, F इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम। के कितना है, 2 पाई स्क्वायर, एम कितना है 2 है, 2 से 2 मर गया, पाई स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो पाई हो जाएगा। तो 1/2 पाई मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई से पाई मर गया, आंसर आता है 0.5 हर्ट्ज। यानी कि मेरे बच्चे आप इस 2 किलोग्राम के मास को 2 पाई स्क्वायर के स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ जो कनेक्ट हुआ है यहां पे लाके छोड़ोगे तो ये वाइब्रेट करना शुरू करेगा और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0.5 हर्ट्ज। 0.5 हर्ट्ज का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड। गोया ये 0.5 साइकिल मुकम्मल कर रहा है 1 सेकेंड में। 0.5 का मतलब आधा साइकिल, यानी यहां से छोड़ा तो 1 सेकेंड में ये यहां तक आएगा, फिर अगले सेकंड में यहां तक आएगा, यानी टाइम पीरियड इसका हो गया 2 सेकंड। ये कहलाती है इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी या ये कहलाती है इसका नेचुरल टाइम पीरियड। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि सर ये तो दुनिया में जितने भी सिस्टम है इसका मतलब वो खुद ब खुद नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे ही वाइब्रेट करते हैं अगर आप उन्हें डिस्टर्ब करोगे। एग्जैक्टली यही बात समझानी थी। सोच के देखो, आप दुनिया में कोई पेंडुलम है उसे आप डिस्टर्ब करोगे तो भैया उसकी कोई स्पेसिफाइड लेंथ होगी, वो उसी के लिहाज से वाइब्रेट करेगा ना। अरे भैया सेकंड पेंडुलम जो होता है उसे सेकंड पेंडुलम क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज होती है, उसकी लेंथ 0.993 मीटर होती है, या राउंड ऑफ कर लो तो 1 मीटर है। तो अगर आपके पास एक पेंडुलम है सेकंड्स पेंडुलम, उसकी लेंथ 1 मीटर है, जैसे ही उसे आप डिस्टर्ब करोगे तो अल्टीमेटली वो ऐसे जाएगा ऐसे आएगा, 2 सेकंड में एक चक्कर मुकम्मल करेगा। तो ये है उसका नेचुरल टाइम पीरियड और ये है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो भैया ये बात जो है ना आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि जब कभी भी आप किसी सिस्टम को डिस्टर्ब करते हो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो वो जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। क्लियर हो गया। और जिस टाइम पीरियड से वाइब्रेट करता है वो उसका नेचुरल टाइम पीरियड कहला रहा होता हैगा। आगे हमने कहा सिस्टम के पास कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, कोई ड्रैग फोर्स नहीं है, कोई विस्कस फोर्स नहीं है, कोई डैम्पिंग फोर्स नहीं है। तो इस सिस्टम की मेरा बेटा आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी कि आपके पास सिर्फ ऑसिलेटिंग फोर्स है, दैट इज -kx। तो मैं कहूंगा भाई इस देखो सोचो, अगर मैं इस बॉडी को यहां पे लेकर आता हूं तो अप्लाइड फोर्स थी जिसकी वजह से बॉडी यहां आई, जैसे ही मैं अपना हाथ हटाऊंगा, हाथ लगा हुआ था पहले जिसकी वजह से बॉडी यहां पर आई, जैसे ही मैं हाथ हटाऊंगा ये बॉडी यहां जाएगी। अगर मैं आपसे पूछता हूं बॉडी यहां से यहां क्यों जाएगी तो आप बोलोगे रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये रीस्टोरिंग फोर्स ही बेसिकली क्या है, अनबैलेंस फोर्स है, क्योंकि वही तो इसको लेके जा रही है। तो आप बोल सकते हो कि सिर्फ अनबैलेंस फोर्स इस पे कौन सी होती है, ऑसिलेटिंग फोर्स होती है। अनबैलेंस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा, ma होता है। तो ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन, ma विल बी इक्वल टू -kx, या इसको हम यूं भी कह सकते हैं ma + kx इक्वल्स 0। एक दफा माजी में मेरा बेटा फ्री ऑसिलेशन का जो इक्वेशन पूछी गई तो ये इसका आंसर था कि फ्री ऑसिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ma + kx इक्वल्स 0। क्लियर हो गया।
अच्छा, आगे कहता है टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। बिल्कुल ऐसे ही होता है कि आपके पास देखो भैया, जब रास्ते में फ्रिक्शन ही नहीं है तो इसका मतलब आपको उसको ओवरकम करने के लिए कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। जब वर्क डन नहीं करना पड़ेगा तो आपकी एनर्जी हीट की फॉर्म में कहीं पर भी डिसिपेट नहीं हो रही होगी। तो आपके पास जो टोटल एनर्जी है वो हर जगह पे कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, जो कि हम पढ़ के आए हैं U0 प्लस हाफ के x0 का स्क्वायर। U0 से क्या मुराद है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एट द मीन पॉइंट। अगर आप इसको किताब के लिहाज से देखोगे तो किताब वाले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एट द मीन पॉइंट क्या मान के चलते हैं, 0 मान के चलते हैं। तो टोटल एनर्जी विल बी हाफ के x0 स्क्वायर विच इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग वाइब्रेशन। तो आपकी एनर्जी कहीं भी वेस्ट नहीं हो रही और ये नजर भी आ रहा है कि जहां से आपने शुरू किया था यहां जाने के बाद वो वापस फिर वहीं आया, फिर गया, फिर वहीं आया, फिर गया, फिर वहीं आया। कोई भी रियल सिस्टम फ्री ऑसिलेशन परफॉर्म नहीं करता। ठीक है, आगे कहता है एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन विल रिमेन कांस्टेंट। क्यों भाई, अरे भैया जब एनर्जी वेस्ट ही नहीं हो रही तो देखो यहां से मीन की तरफ जाते हुए सारी पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई, फिर सारी काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई, फिर काइनेटिक में, फिर पोटेंशियल में। तो जब सारी एनर्जी आपस में वॉलीबॉल खेल रही है, ऑसिलेट हो रही है, जब एनर्जी कहीं जाए नहीं हो रही तो एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा। इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो देखो भैया इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। ये मेरा बेटा आपके पास x आ गया और ये मेरा बेटा आपके पास t आ गया। क्लियर हो गया। और यहां पे हम इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। समझ लो भैया ग्राफ ड्रॉ करना, ताकि इसके ग्राफ में कहीं पर भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब भैया ग्राफ बना लेंगे इसका। आप नोट करो कि कहीं पर भी हमारे पास एम्पलीट्यूड कम ज्यादा नहीं हो रहा। ठीक है, ये मेरा बेटा आपके पास एम्पलीट्यूड टाइम ग्राफ भी कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कहलाता है। क्लियर है। आप नोट करो हर जगह पे ये जो हाइट है, ये हाइट मेरा बेटा आपके पास होती है एम्पलीट्यूड x0। ये हाइट देखो हर जगह पे कैसी चल रही है, एक बराबर चल रही है। और ये वाला जो आपका ग्राफ है ये बिल्कुल एक आइडियल सिस्टम के लिए है, जहन में रखिएगा, क्योंकि ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे रेजिस्टिव फोर्सेस ना हो। कॉपी कर लें, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा आपके सामने जो कहानी लिखी हुई है वो डैम्प्ड ऑसिलेशन से रिलेटेड है, लेकिन उससे भी पहले फ्री ऑसिलेशन क्या था, आपने बॉडी को मीन से डिस्टर्ब करके एक पॉइंट पे लाके छोड़ दिया और बॉडी क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। जो आपने स्टार्ट में एक्सट्रीम पॉइंट डिफाइन किए थे, सारी जिंदगी बॉडी उन्हीं दोनों पॉइंट्स तक आती जाती रही, रास्ते में कोई एनर्जी लूज नहीं हो रही थी। लेकिन आपका कोई भी जो रियल लाइफ सिस्टम होता है वो ऐसे काम नहीं करता। ये मिसाल के तौर पर मैंने एक सिंपल सा पेंडुलम यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, चलो अब इसको देखो। फिलहाल ये मेरा बेटा अपनी मीन पोजीशन के ऊपर मौजूद है। इसको मैं ऐसे लाके छोड़ता हूं, आहिस्ता आहिस्ता देखो इसको क्या हो रहा है, देखो और थोड़ा दूर से लाके छोड़ता हूं, यहां से लाके छोड़ दिया। अब आप नोट करो कि आहिस्ता आहिस्ता इसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। फाइनली ये यहां पे आके क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। फिर देखो इसको मैंने यहां पे लाके छोड़ा था, ये वापस यहां पे नहीं आया। नोट कर रहे हो, देखो मैंने यहां से छोड़ा और ये वापस यहां पे नहीं आ रहा। आहिस्ता इसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है और ये क्या हो रहा है, रेस्ट में आ रहा है। सोचो ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए ऐसा हो रहा है मेरा बेटा कि जब ये पेंडुलम अपने एक्सट्रीम पॉइंट पे छोड़ा गया तो ये एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहा था, रास्ते में एयर मौजूद है, एयर फ्लूइड है, उसका काम रेजिस्ट करना है मोशन को, वो इसके मोशन को ओपोज कर रहा है। तो इन ऑर्डर टू ओवरकम दैट रेजिस्टेंस काम करना पड़ेगा। देखो मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, उसके पास 100 जूल एनर्जी है, वो जाता है और एक छलांग मार के एक ऑब्स्टिकल को क्रॉस करता है। एक बच्चा भागता हुआ जा रहा है, उसके पास 100 जूल एनर्जी है, आगे एक ऑब्स्टिकल आता है, उसको क्रॉस करता है छलांग मार के। तो क्या छलांग मारने में उसकी एनर्जी जाएगी, बिल्कुल जाएगी। तो क्या ऑब्स्टिकल को क्रॉस करने के बाद उसके बॉडी में जो एनर्जी होगा वो 100 जूल होगा या उससे कम होगा, तो ऑब्वियसली एनर्जी 100 जूल से क्या होगी, कम हो जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब वो एनर्जी कहां गई, इन ऑर्डर टू ओवरकम दैट हर्डल ऑब्स्टिकल। बिल्कुल ऐसे ही ये जो पेंडुलम था यहां से अपने मीन की तरफ आना चाह रहा है, रास्ते में एयर रेजिस्ट कर रही है, इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए काम करेगा। जब काम करेगा तो वो एनर्जी उसकी हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो गई। मान लो यहां पे 10 जूल एनर्जी थी, आते 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 यहां तक 8 जूल बच गई।
अब जब 8 जूल बच गई तो 8 जूल लेके जब ये जाएगा तो वापस कभी भी उतनी दूर नहीं जा सकता जहां से ये आया था। मान लो यहां से मीन पॉइंट से यहां तक का फासला 10 सेंटीमीटर था, अब ये 10 सेंटीमीटर नहीं जा सकता, उससे पीछे आएगा, फिर यहां से पीछे आएगा, ऐसे होते होते फाइनली वो अपने मीन पॉइंट पे आके रेस्ट में आ जाएगा। ये कहलाता है मेरा बेटा डैम्प्ड ऑसिलेशन। और ये जो एयर रेजिस्टेंस थी जो कि रेजिस्ट कर रही थी, ये कहलाती है डैम्पिंग फैक्टर। कौन रेजिस्ट कर रहा था? यहां पे एयर कर रहा था, और जो एयर की रेजिस्टिव फोर्स होगी वो कहलाएगी डैम्पिंग फोर्स। क्लियर हो गया? अच्छा, ये सिर्फ एयर में नहीं होता। मान लो आपके पास यही पेंडुलम मैं पानी में ऑसिलेट कर रहा था, ठीक है। मान लो मैं समंदर के अंदर गया यही एक काम करने के लिए, ठीक है, कितना फारिग हूं। समंदर के अंदर गया, पेंडुलम को लाके छोड़ दिया। अब इस पेंडुलम के आजू बाजू में वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे ये पेंडुलम मीन की तरफ आना चाहेगा, वाटर के मॉलिक्यूल इसका मोशन अपोज करेंगे। ड्रैग फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हम लोग। जब इसका मोशन अपोज होगा तो अल्टीमेटली ये ज्यादा जल्दी वहां पे रेस्ट में आ जाएगा, क्योंकि वहां पे ड्रैग फोर्स ज्यादा होती है एयर के मुकाबले में। क्लियर हो गया? अब पढ़ना शुरू करते हैं। प्रैक्टिकली यानी कि रियल लाइफ में, व्हेन बॉडी इज ऑसिलेटिंग विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन ग्रेजुअली डिक्रीजेस विद टाइम एंड इट फाइनली कम्स टू रेस्ट, जो भी हमने देखा भी। और एक और चीज यहां पे नोट कर लेना, हर मीडियम में एक जितने टाइम के बाद रेस्ट में नहीं आएगा। आप सोच के देखो, अगर मैं एयर में यहां पे छोड़ूंगा तो भी इसने थोड़ी ऑसिलेशन की, लेकिन अगर मैं यही एक्सपेरिमेंट स्विमिंग पूल के अंदर जाके करता तो शायद फौरन रुक जाता आके, क्योंकि वहां पे डैम्पिंग फोर्सेस क्या होती हैं? ज्यादा होती हैं। तो आपकी बॉडी कितना जल्दी रुकेगी या कितना देर में रुकेगी, कितना ऑसिलेट करने के बाद रुकेगी या कितना बगैर ऑसिलेट किए रुकेगी, ये सब किस पे डिपेंड कर रहा है? डैम्पिंग फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। जहन में रखिएगा ये बात, किस पे डिपेंड कर रहा है? डैम्पिंग फोर्स पे। ठीक है, आगे कहता है दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्सेस, ड्रैग फोर्सेस, डैम्पिंग फोर्सेस, विस्कस फोर्सेस, फ्रिक्शन फोर्सेस। अलग अलग किताब वाले अलग अलग नाम देते हैं। क्लियर हो गया? और फिर वो रुक जाएगा। अब यहां पे जरा एक दो चीजें आप नोट कर लो। देखो, अब ये सारी बातें पढ़ते रहेंगे, पहले आप यहां पे नोट करो मेरा बेटा, जो यहां पे आपके पास ड्रैग फोर्स एक्ट करती है या जिसको आप डैम्पिंग फोर्स कहते हो, इसको एफडी से शो करते हैं। एफडी कहलाती है डैम्पिंग फोर्स या ड्रैग फोर्स किसी भी मीडियम का। ये मेरा बेटा डिपेंड करती है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पे। समझिएगा जरा इस बात को। देखो मेरा बेटा, आपके पास कोई बॉडी किसी मीडियम में जितना तेजी से मूव करके आना चाहेगी, उसके ऊपर लगने वाली ड्रैग फोर्स भी उतना ज्यादा होगी। क्यों सर? ड्रैग फोर्स का काम क्या होता है? रिलेटिव मोशन को अपोज करना। एक बॉडी, मान लो एक बॉडी 4 मीटर पर सेकंड से मूव करके आ रही है, तो जो रेजिस्टिव मीडियम के मॉलिक्यूल्स होंगे वो इसको 4 मीटर पर सेकंड से जीरो पे लाने के लिए फोर्स लगाएंगे। अगर एक बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से मूव करके आ रही है, भाई वाटर मॉलिक्यूल, लेट से वाटर मॉलिक्यूल या कोई भी रेजिस्टिव मीडियम के मॉलिक्यूल रेस्ट में है, बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है, तो ये मॉलिक्यूल इसका रिलेटिव मोशन अपोज करने के लिए इसको 10 से जीरो पे लाना चाहेंगे, क्योंकि वो रुके हुए, तो इसको भी रोकना चाहेंगे जो ऐसे मूव करता हुआ आ रहा है, तो इसको 10 से जीरो पे लाने के लिए फोर्स लगाएंगे। तो आप बताओ 4 मीटर पर सेकंड से जीरो पे लाने के लिए फोर्स कम होगी या 10 मीटर पर सेकंड से जीरो पे लाने के लिए फोर्स कम होगी? जाहिर है जहां पे रिलेटिव वेलोसिटी कम है वहां पे जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो भी क्या होगा? कम होगा। तो हमारी किताबों में ऐसे लिखा मिलता है, ये चीज आपको बलूचिस्तान बोर्ड की किताब में भी लिखी मिल जाएगी एज इट इज, कि डैम्पिंग फोर्स डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी। ये टॉपिक ना पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड की जो पुरानी किताब है उसमें बहुत अच्छा दिया रहता था, बलूचिस्तान बोर्ड से मिलता जुलता। तो आज की जो मैं लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा वो ये 2011-12 से पहले जब पुरानी किताब हुआ करती थी उस जमाने की प्यास और आर्मी मेडिकल कॉलेज की रिक्रिएशन के क्वेश्चंस हैं वो, जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये अभी भी अच्छी तरह से टॉपिक बलूचिस्तान बोर्ड में दिया है, और सिंध की जो अब नई किताब आई है 2023-24 के सेशन से, उसमें ये टॉपिक बहुत अच्छे से दिया हुआ है। फेडरल और केपी के पंजाब के अंदर इसको बहुत श्रिंक सा कर दिया है, तो हम खैर यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये ड्रैग फोर्स मेरा बेटा डिपेंड करती है किस पे? वेलोसिटी पे। इसको हम लिखते हैं इस तरह से, एफ डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, where v is the velocity of the oscillating body। जितना velocity of the oscillating body ज्यादा होती जाएगी, ड्रैग फोर्स भी अल्टीमेटली क्या होगी? बढ़ती जाएगी। अब मेरा बेटा यहां पे जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो इक्वल टू आएगा और कांस्टेंट आएगा, तो भाई साहब ये होती है यहां पे इसकी एक्सप्रेशन। सर बी क्या चीज है? मेरा बेटा बी कहलाता है डैम्पिंग कांस्टेंट। बी क्या कहलाता है? डैम्पिंग कांस्टेंट। सर डैम्पिंग कांस्टेंट क्या होता है? मुझे एक बात बताओ, क्या दुनिया में जितने भी रेजिस्टिव मीडियम है
क्या सबका एक जितना डैम्पिंग फोर्स लगाने का सलाहियत है? नहीं। मान लो पेंडुलम का ये एक्सपेरिमेंट मैंने अभी यहां पे किया जबकि एयर मौजूद है, तो आपने देखा पेंडुलम भाई साहब ने ऑसिलेशन किया रुकने से पहले। अगर मैं यही काम पानी के अंदर करता तो शायद पेंडुलम भैया एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा ऑसिलेशन करते रुकने से पहले। अगर मैं यही काम कीचड़ के अंदर जाके करता तो शायद और कम ऑसिलेशन होता। तो गोया मीडियम टू मीडियम डैम्पिंग कांस्टेंट वेरी करता है कि किस मीडियम की क्या सलाहियत है डैम्पिंग फोर्स लगाने की, वो यहां से पता चलता है। हमारा इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इसका यूनिट पता होना चाहिए और मतलब पता होना चाहिए। यूनिट कहां से आएगा? यहां से निकाल लेंगे। इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन। वी को नीचे ले जाएंगे, मीटर पर सेकंड, तो न्यूटन सेकंड पर मीटर आपके डैम्पिंग कांस्टेंट की यूनिट होती है। पूछे तो बता दिएगा। क्लियर? बताता क्या है? नेचर ऑफ द मीडियम, कि वो कितने अच्छे से रेजिस्टिव फोर्स लगा सकता है बॉडी की ऑसिलेशन को सरप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए, रोकने के लिए। अच्छा, अब मेरा बेटा अगर मैं यहां पे इक्वेशन डिजाइन करता हूं, अब मुझे एक बात बताओ, अब मेरे पास जब प्रैक्टिकल सिस्टम में बात चल रही है, सोच के देखना जरा, ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं इसको पहले सोचना, फिर आंसर बताना और मुझे बताना क्या आपने वही सोचा जो मैंने बताया था या कुछ अलग सोचा था। देखो ये मेरा बेटा मीन पॉइंट पे, अब ये प्रैक्टिकल सिस्टम है, यानी कि यहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रही है। ये स्मूथ सरफेस नहीं है, रफ सरफेस है, इसका कोई ना कोई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं इस भाई साहब को यहां पे लेके जाता हूं और छोड़ देता हूं, सोचो छोड़ देता हूं, तो ये यहां से मीन पॉइंट की तरफ तो आएगा, इसका मतलब इस पे रीस्टोरिंग फोर्स तो एक्ट कर रही है। लेकिन क्या सिर्फ रीस्टोरिंग फोर्स है? नहीं, अब रेजिस्टिव फोर्स भी एक्ट कर रही है, फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट कर रही है, डैम्पिंग फोर्स भी एक्ट कर रही है। तो गोया अब की बार मैं लिखूंगा कि मेरा बेटा इसके ऊपर जो अनबैलेंस फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो ऑसिलेटिंग फोर्स थी जिसको रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, और एक कौन सी है? डैम्पिंग फोर्स है। सर ये माइनस साइन क्यों आया? भैया माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि आपके पास ये डैम्पिंग फोर्स वेलोसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा हमेशा। क्यों सर, ऐसा क्यों होगा? भैया मुझे एक बात बता, डैम्पिंग फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स का काम क्या होता है? मोशन को ओपोज करना, रिलेटिव मोशन को ओपोज करना। तो जब तक ये बॉडी यहां से इस डायरेक्शन में जा रही होगी रेजिस्टिव फोर्स यहां लग रही होगी, जब ये मास यहां से इस डायरेक्शन में जा रहा होगा तो ये डैम्पिंग फोर्स यहां लग रही होगी। अरे भैया फ्रिक्शन का काम क्या होता है? रिलेटिव मोशन को ओपोज करना। पढ़ चुके हैं ना ये सब बातें, तो इसलिए माइनस साइन आ रहा है। दिस माइनस साइन इज सिंपली इंडिकेटिंग कि ये डैम्पिंग फोर्स वेलोसिटी के मुकाबले में क्या होगा? ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा, ताकि मोशन को रिड्यूस किया जाए, रेजिस्ट किया जाए या उसके मोशन को कम से कम करने की कोशिश की जाए। क्लियर हो गया? तो भाई साहब अनबैलेंस फोर्स की इक्वेशन अपने पास क्या होती है? MA विल बी इक्वल टू माइनस KX माइनस का BV। अगर मैं सब चीज को एक तरफ ले जाऊंगा तो ये बनेगा MA प्लस का BV प्लस का KX इक्वल्स 0। मेरा बेटा ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है आपके पास डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए, जो कि हमारे पास KPK और पंजाब बोर्ड की पुरानी किताबों में ये गिवन हुआ करती थी। क्लियर हो गया? तो अगर आपसे पूछे कि डैम्प्ड ऑसिलेशन की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो ये होगी। अगर फ्री ऑसिलेशन की पूछेगा तो ये BV वाला पार्ट हट जाएगा, MA प्लस KX विल बी इक्वल टू 0 वाला पार्ट आ जाएगा यहां पे। ठीक है, आगे कहता है दिस ऑसिलेशन विद डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। अच्छा, इसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा होता है भैया? डिक्रीज हो रहा होता है। इसका ग्राफ कैसे बनता है? इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा, XT का ग्राफ अगर बनाऊंगा, पहले बनाया था उसमें सारे एम्पलीट्यूड कांस्टेंट थे। इसका भैया ग्राफ बनता है कुछ इस तरह से, अच्छे से देखना जरा। ये ग्राफ भी बनाने का आपको तरीका भी बताएंगे, इसकी इक्वेशन भी बताएंगे, टेंशन नहीं लेना, सब बताएंगे, कोई चीज रट्टा नहीं है फिजिक्स में। देखो भैया इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ये देखो आहिस्ता आहिस्ता आप नोट करो, जो आपके पास एम्पलीट्यूड है वो बेसिकली क्या होता जा रहा है? छोटू 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 सा एम्पलीट्यूड होता जा रहा है। क्यों छोटा होता जा रहा है? क्योंकि उसकी जो एनर्जी है वो काइनेटिक से पूरी पोटेंशियल या पोटेंशियल से पूरी काइनेटिक में कंजर्व ही नहीं हो रही, रास्ते में एनर्जी इरिवर्सिबल फॉर्मेट में जा रही है, हीट की फॉर्म में जा रही है। देखो भैया समझो, अच्छे से समझो भैया, अगर मैं इसको 10 जूल की काइनेटिक एनर्जी से मिसाल के तौर पे ऊपर थ्रो करता हूं तो भाई साहब ये इतनी हाइट पे जाएगा। अच्छे से सुनना, मान लो मैंने यहां रेफरेंस लिया हुआ है, यहां पोटेंशियल एनर्जी 0 है, मैंने इसको 10 जूल काइनेटिक एनर्जी से थ्रो किया। 10 जूल काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट कोई वेलोसिटी होगी, इसका मास अगर आपको दे दिया जाए आप निकाल सकते हो, Ke इक्वल हाफ mv² से। मैंने इसको उछाला, ये इतना ऊपर जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाए? 10 जूल। फिर वापस मेरे हाथ में आएगा और वापसी के वक्त जब मैं इसको पकड़ूंगा उसी पॉइंट पे तो वेलोसिटी उतनी होगी ताकि काइनेटिक एनर्जी वापस 10 जूल हो जाए। अब सोचो
अगर ऊपर जाते हुए रास्ते में एयर के अगेंस्ट ये काम करेगा तो इसका मतलब जो 10 जूल काइनेटिक एनर्जी मैंने दी थी वो 10 का 10 पोटेंशियल में तो कन्वर्ट नहीं हुआ, कुछ पार्ट चला गया एयर में, मान लो 2 जूल चला गया हीट की फॉर्म में, बाकी 8 जूल बचा, तो ये हाइट उतनी गेन करेगा जितनी 8 जूल पोटेंशियल एनर्जी के इक्विवेलेंट हो जाए। फिर ये ऊपर से नीचे आएगा, फिर 2 जूल चला गया हीट की फॉर्म में, अब नीचे आते हुए इसकी इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो 6 जूल काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट वेलोसिटी होगी जिस पॉइंट से थ्रो किया था। पॉइंट नजर आ रहा है? ये जो आपकी एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी हाइट ऊपर जाने वाली हर बाउंस के बाद कम होती चली जा रही होगी। यही काम होता है भैया, आपने पेंडुलम को यहां से छोड़ा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल थी, अब जाते जाते यहां पे काइनेटिक एनर्जी 10 जूल नहीं हुई, क्यों? क्योंकि रास्ते में 2 जूल इसने वेस्ट कर दिया, काइनेटिक एनर्जी 8 जूल है। अब ये काइनेटिक एनर्जी 8 जूल लेकर जब आगे गया तो फिर 2 जूल वेस्ट कर दिया मिसाल के तौर पे, अब पोटेंशियल एनर्जी 6 जूल है, तो कैसे वहां तक जाएगा जहां पे 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी होती है? 6 जूल से फिर आएगा, फिर 2 जूल लूज कर दिया, अब 4 जूल है, फिर गया अब 2 जूल है, फिर आया अब 2 जूल, अब खत्म ही हो गया। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता एम्पलीट्यूड क्या हो रही है, कम होता चला जा रहा है। यही लिखा हुआ है, एनर्जी डिसिपेट्स ड्यू टू नेगेटिव वर्क डन बाय डैम्पिंग फोर्सेस। अगर आपने वर्क पावर एनर्जी मुझसे पढ़ा हुआ है तो मैंने आपको यह कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, किसी भी बॉडी पे अगर नेगेटिव वर्क किया जाता है किसी भी फोर्स की वजह से तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस करने का सबब बनता है। तो यहां पे डिसिपेटिंग फोर्सेस क्या कर रही हैं, नेगेटिव वर्क डन तो कर रही हैं। कैसे? नेगेटिव वर्क डन में क्या होता है, फोर्स वेलोसिटी के एंटी पैरेलल लगती है, यही तो बात की अभी हमने, फोर्स एंड डैम्पिंग फोर्स एंड वेलोसिटी आर एंटी पैरेलल, उसको रोकने की कोशिश कर रही है, रिटार्ड करने की, डिसेलरेट करने की कोशिश कर रही है। तो यही बात आ गई, यानी कि आपके पास यहां पे सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एट एवरी पॉइंट विल नॉट रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी आपके पास कहां जा रही है, ड्यू टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो आपके पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी हर पॉइंट पे कंजर्व नहीं रहेगी। क्लियर है? अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी पहले 10 जूल थी, अब मीन पॉइंट पे आए तो 10 में से 2 जूल रास्ते में खर्च हो गया हीट की फॉर्म में, यहां पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी 8 जूल है, आगे गए फिर 2 खर्च हो गया, अब अगले एक्सट्रीम पे 6 जूल हो गया। तो आहिस्ता आहिस्ता टोटल मैकेनिकल एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग, कहां जा रही है, हीट की फॉर्म में जा रही है, इररिवर्सिबल फॉर्मेट में जा रही है। जाहिर है वापस थोड़ी आएगी, आप एयर के मॉलिक्यूल को आगे बोलोगे थोड़ी भैया हमारी हीट वापस कर दीजिए, हमें टोटल मैकेनिकल में शो करना है। क्लियर है? आगे कहता है डैम्पिंग फोर्स डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी। अब देखो मेरा बेटा, ये जो आपको ब्लैक कलर की लाइन नजर आ रही है ना, ये आपके पास कहलाता है डीकेइंग एक्सपोनेंशियल कर्व। क्या कहलाता है भैया? ये डीकेइंग एक्सपोनेंशियल कर्व, ठीक है। और इसकी इक्वेशन हमारे पास है x इक्वल x नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू डेल्टा टी, या लैम्डा इंटू टी भी कह सकते हो इसको आप, टी से मुराद आपका टाइम होता है। अभी ये पूरी इक्वेशन का पोस्टमार्टम करते हैं। ये इक्वेशन जो केपीके और पंजाब बोर्ड की पुरानी किताब थी उसके अंदर मौजूद थी, अब इन्होंने हटा दी है, तो जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वो इसी से हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा, सेम इसी पैटर्न की इक्वेशन अभी भी क्लास 12 के अंदर जो न्यूक्लियर फिजिक्स मौजूद है उसमें आपका है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, n इक्वल n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू डेल्टा टी, ये आज भी मौजूद है। कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों इक्वेशन में, कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों के ग्राफ के अंदर, ये हम पढ़ेंगे और ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि पुरानी किताब में थी और अब सिंटेक्स बोर्ड की जो नई किताब आई है और बलूचिस्तान बोर्ड की किताब है उसमें इससे मिलती जुलती कहानियां मौजूद हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, फ्री ऑसिलेशन और डैम्प्ड ऑसिलेशन में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, यहां पे आपका फ्री ऑसिलेशन में आपका एम्पलीट्यूड था कांस्टेंट, एक्स नॉट था तो वो सारी जिंदगी एक्स नॉट ही था। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे आपका एक्स नॉट आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, तो एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है। ये जो लैम्डा है, ये मेरा बेटा आपके पास कहलाता है डैम्पिंग कोफिशिएंट। क्या कहलाता है? डैम्पिंग कोफिशिएंट। इस लैम्डा की वैल्यू होती है b डिवाइडेड बाय 2m, इस लैम्डा की वैल्यू होती है b डिवाइडेड बाय 2m। b से मुराद क्या है? ये रहा, b से मुराद क्या था? डैम्पिंग कांस्टेंट। लैम्डा क्या है? डैम्पिंग कोफिशिएंट। ये क्या है? डैम्पिंग कांस्टेंट। डैम्पिंग कांस्टेंट क्या बताता है? किसी भी नेचर की क्या सलाहियत है कि वो कितने अच्छे से फ्रिक्शन फोर्सेस लगा सकता है, ऑसिलेशन को डैम्प कर सकता है। एम से क्या मुराद है? वो मास जो कि ऑसिलेट कर रहा है। क्लियर हो गया मेरा बेटा? कॉपी कर लीजिए, आगे चलते हैं और इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। अब देखो मेरा बेटा, आपके पास 3 केसेस दिए हुए यहां पे डैम्पिंग के। डैम्पिंग क्या होती है? ऐसी कोई भी ऑसिलेशन जिसके अंदर ड्यूरिंग वाइब्रेशन कोई रेजिस्टिव फोर्स एक्ट कर रही होती है जो कि उसका एम्पलीट्यूड कम करने की कोशिश कर रही है। ये क्या लिखा हुआ है इसको भाड़ में डालो, पहले मेरी सुनो। आपके पास डैम्पिंग ऑसिलेशन में कितनी फोर्सेस हैं? 2 फोर्सेस हैं।
एक वो जो ऑसिलेट कराना चाह रही है, रीस्टोरिंग फोर्स, एक वो जो ऑसिलेशन रोकना चाह रही है, डैम्पिंग फोर्स। तीन क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक केस डैम्पिंग फोर्स ज्यादा हो, रीस्टोरिंग फोर्स कम हो, यानी कि ऑसिलेटिंग फोर्स कम हो। दूसरा केस आपके पास जो डैम्पिंग फोर्स है वो और ऑसिलेटिंग फोर्स बराबर हो जाए। तीसरा और आखिरी केस कि आपके पास डैम्पिंग फोर्स तो बहुत कम हो जबकि ऑसिलेटिंग फोर्स क्या हो, ज्यादा हो। मिसाल से समझते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा सिंपल पेंडुलम था, इसको देखो, इसको देखो। इसको अगर मैं क्या करता हूं, यहां पे लाके मेरा बेटा छोड़ता हूं। अब जैसे ही छोड़ूंगा ये मीन की तरफ आएगा, क्योंकि इसके ऊपर ऑसिलेटिंग फोर्स एक्ट करेगी, रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी, और जो एयर के पार्टिकल बीच में है वो इस पे डैम्पिंग फोर्स लगाएंगे। अब देखो, क्या ये मीन पोजीशन पे रुका? नहीं रुका। फिर देखो, देखो, फिर देखो, फिर देखो, यहां से लाया, छोड़ दिया, क्या ये मीन पे रुका? नहीं, थोड़ा सा ऑसिलेट करने के बाद रुका मीन पे। इसका मतलब क्या है? ऑसिलेटिंग फोर्स तगड़ा है, डैम्पिंग फोर्स हल्का है। डैम्पिंग फोर्स अपना काम तो कर रहा है, एनर्जी लूज तो करा रहा है, लेकिन ऑसिलेटिंग फोर्स ज्यादा हैवी है या ज्यादा तगड़ा है। तो ऑसिलेटिंग फोर्स के ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ कि आपके पास ये तेजी से अपने मीन की तरफ आया और उसके अबाउट में थोड़ा सा ऑसिलेट करने के बाद रुका। ऑसिलेटिंग फोर्स ज्यादा है, डैम्पिंग फोर्स कम है। जितनी फोर्स रोकने के लिए चाहिए उससे कम फोर्स लगा रहे हैं एयर के मॉलिक्यूल। इस वजह से ऑसिलेटिंग फोर्स के ज्यादा होने की वजह से उसने अपने मीन पॉइंट के अबाउट में कुछ ऑसिलेशन करी, देन फाइनली इट केम टू रेस्ट। ये पढ़ो अब जरा आखिरी पॉइंट। व्हेन एफडी इज लेस देन एफ नॉट, डैम्पिंग फोर्स कम है, ऑसिलेटिंग फोर्स ज्यादा है, बॉडी ऑसिलेट्स अबाउट द मीन पोजीशन बिफोर कमिंग टू रेस्ट। इसको कहते हैं मेरा बेटा हम अंडर डैम्पिंग। इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा एक्स और टी का ग्राफ, तो भाई साहब होता यह है कि आपके पास आपकी कोई भी बॉडी होती है वो इस तरह से ऑसिलेट करती है और फाइनली जाके क्या होता है, उसका टाइम मतलब विद टाइम वो क्या होती है, रेस्ट में आती है, उसकी ऑसिलेशन डाई आउट होती है जब वो एनर्जी लूज करता है जो डैम्पिंग फोर्स उसे लूज कराती है। अच्छा, अब आप नोट करो, इसका बिल्कुल उल्टा वाला केस करो। अगर मैं इसी पेंडुलम को पानी में ले जाता तो सोचो क्या होता। आपके पास डैम्पिंग फोर्स और ऑसिलेटिंग फोर्स मान लो बराबर होती तो क्या होता, ऑसिलेटिंग फोर्स तेजी से मतलब ऑसिलेटिंग फोर्स की वजह से ये पेंडुलम आपका तेजी से मीन की तरफ आता, लेकिन डैम्पिंग फोर्स भी बराबर है तो वो उसे ऑसिलेट करने नहीं देता। अरे भैया खुद सोचो, अगर आपके पास ऑसिलेटिंग फोर्स का काम क्या है, ऑसिलेट कराना, वाइब्रेट कराना, तो वाइब्रेट कराने के लिए वो इसे मीन की तरफ लेकर आ रहा है, डैम्पिंग फोर्स भी उतनी है तो वो उसे वाइब्रेट होने नहीं देगा। यानी कि ये आपके पास तेजी से आएगा और आने के बाद अपनी मीन पोजीशन पे रुक जाएगा। यानी कि मेरा बेटा इसका अगर मैं कर्व ड्रॉ करूंगा जब ये दोनों बराबर होंगे, तो पहले कर्व देखो फिर बात को समझना। ये मेरा बेटा आपके पास एक्स टी वाला कर्व है। यानी कि इसका अगर मैं कर्व डिजाइन करता हूं तो भाई साहब ये आपके पास था और ये फौरन से पहले क्या हो गया, इधर आ गया। यानी कि इसकी पहचान क्या होती है कि मेरा बेटा ये क्विकली अपने मीन पॉइंट पे आता है या अपने पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, बहुत तेजी से अपने पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे आता है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि ये मेरा बेटा आपके पास जो डैम्पिंग फोर्स होती है और जो ऑसिलेटिंग फोर्स होती है ये आपके पास क्या होती है, एक बराबर होती है। क्लियर हो गया? जो डैम्पिंग फोर्स होती है और जो ऑसिलेटिंग फोर्स होती है ये क्या होती है, एक बराबर होती है। और इसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स जीरो होती है। तो अल्टीमेटली जहन में रखिएगा, जब अनबैलेंस फोर्स मेरा बेटा इसके ऊपर जीरो होती है तो ये जो बॉडी है ये क्या करता है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ आता है। कहां पे आता है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ आता है अपने मीन पॉइंट पे। क्लियर हो गया? देखो यहां से छोड़ा, जितना ऑसिलेटिंग फोर्स है उतना ही डैम्पिंग फोर्स है। ऑसिलेटिंग फोर्स टुवर्ड्स द मीन लग रहा है, डैम्पिंग फोर्स अवे फ्रॉम द मीन लग रहा है। दोनों आपस में बराबर हैं। जब बराबर हैं तो अनबैलेंस फोर्स क्या होगा, जीरो। ये तेजी से यूनिफॉर्म स्पीड से कैसे आएगा, अपने मीन पोजीशन पे आएगा और ऑसिलेट नहीं करेगा। पूछो क्यों? क्योंकि भैया ऑसिलेट करने के लिए ऑसिलेटिंग फोर्स होना चाहिए था। प्रैक्टिकली थोड़ा सा ऑसिलेट करेगा अपने इनर्शिया की वजह से, लेकिन वो हम डैम्पिंग फोर्स को थोड़ा कंट्रोल करके वो भी मार देते हैं। क्लियर हो गया? ये किताब की डेफिनेशन के मुताबिक व्हेन एफडी इज इक्वल टू एफ नॉट, तो यहां पे ये बिल्कुल भी ऑसिलेशन नहीं करेगा। जबकि अगर आप इसका थोड़ा सा अच्छा ग्राफ बनाओगे तो वो बेसिकली ऐसे होता है, ये यू, यानी कि हल्का सा छोटू सा ऑसिलेट करता है और फाइनली क्या होता है, अपने रेस्टिंग पोजीशन पे आ जाता है। ये कहलाता है मेरा बेटा हमारे पास क्रिटिकल डैम्पिंग। क्या कहलाती है? क्रिटिकल डैम्पिंग। ठीक है। अच्छा, ओवर डैम्पिंग क्या होती है भैया? ओवर डैम्पिंग में क्या है, अब एक ही केस बचा है उसको लगा लो। देखो
यहां पे अपने पेंडुलम को छोड़ा, कोई ऐसा मीडियम है, सुनना गौर से, एक पेंडुलम को यहां पे छोड़ा, मीडियम कोई ऐसा है कि इसके ऊपर जो ऑसिलेटिंग फोर्स है वो 2 न्यूटन की लग रही है। सोचो ऑसिलेटिंग फोर्स कितनी लग रही है, 2 न्यूटन की, और इधर से फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की। तो क्या अनबैलेंस फोर्स 0 है? नहीं, डैंपिंग फोर्स ज्यादा है। तो सर क्या नीचे आएगा? बिल्कुल आएगा। नीचे क्यों आएगा भैया? नीचे इसलिए आएगा क्योंकि आपके पास जो बॉडी हमेशा रेस्ट में आती है वो उस पॉइंट पे आती है जहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, या जो उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट होता है। ऐसे ही है भैया, मिसाल के तौर पे एक बाउल है, आपके पास एक बाउल है, उस बाउल के सेंटर में कोई मार्बल रखा हुआ है, एक पेंदे के सेंटर में कोई मार्बल रखा है। अगर मैं इसको ऐसे रोल करके ऊपर ले जाता हूं, जैसे ही छोड़ूंगा बिल्कुल सेंटर में वापस आ जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही ये आएगा तो सही नीचे, लेकिन बहुत आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल मरे 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 अंदाज में आ रहा होगा, और फाइनली आगे कहां पे होगा? रेस्ट में आएगा, मीन पोजीशन पे। ऑसिलेट ये भी नहीं करेगा, ऑसिलेट ये भी नहीं करेगा। तो भाई फर्क समझना, ये भी ऑसिलेट नहीं कर रहा। ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है ये आपका रियल लाइफ वाला कर्व है जो आपको किताब में नहीं मिलेगा। ये है आपका आइडियल कर्व कि ये क्विकली किस में आ रहा है? इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ रहा है। ये इसके बारे में भी यही कहते हैं हम कि ये ऑसिलेट नहीं करेगा। तो फिर डिफरेंस क्या है ओवर डैंपिंग और क्रिटिकल डैंपिंग में? भैया फर्क ये है कि आपका ओवर डैंपिंग बहुत आहिस्ता 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 कहां पे आएगा? अपनी मीन पोजीशन पर आएगा। बहुत आहिस्ता आहिस्ता क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें डैंपिंग फोर्स ज्यादा है जिसका काम रेजिस्ट करना है। क्लियर हो गया? तो अगर मैं इसको डिजाइन करता हूं तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसे बनता रहेगा। ये इसका ग्राफ बनेगा कुछ, मतलब बहुत देर बाद जाके, यानी कि बहुत देर के बाद जाके क्या होगा? ये अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आएगा, या जिसको आप मीन पोजीशन कहते हो, या जिसको आप स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हो, जहां पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, वहां पे आएगा ये। क्लियर हो गया? अब अगर हम इसको सारे के सारे को एक ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो आपको अक्सर जगहों पे ये ग्राफ ऐसे बना हुआ मिल जाएगा। यानी कि ये मेरा बेटा आपके पास ओवर डैंपिंग बहुत स्लोली, ये मेरा बेटा आपके पास क्रिटिकल डैंपिंग, और ये भैया हमारे पास अंडर डैंपिंग। अंडर डैंपिंग में क्या होता है कि ये कुछ ना कुछ ऑसिलेट करता है बिफोर कमिंग टू रेस्ट। क्लियर हो गया? सही है भैया? चलो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, आगे चलते हैं। ये मेरा बेटा मैंने इसके ऊपर मार्क भी कर दिया। ये बहुत देर के बाद जाके जो रेस्ट में आ रहा है ये ओवर डैंपिंग, जिसमें डैंपिंग फोर्स ज्यादा है एफ नॉट के मुकाबले में। ये मेरा बेटा जो फौरन से आ गया ये आपके पास है क्रिटिकल डैंपिंग, और ये जो ऐसे ऑसिलेट करता हुआ आ रहा है ये आपके पास है अंडर डैंपिंग। इसमें भी ये लिखा हुआ है व्हेन एफ डी इज ग्रेटर देन एफ नॉट बॉडी डज नॉट ऑसिलेट विदाउट परफॉर्मिंग एनी ऑसिलेशन, बॉडी कम्स टू रेस्ट स्लोली, ये ओवर डैंपिंग है। When FD is equal to F naught, motion of the body is called critical damping. Body return to its mean position quickly but with a uniform speed. वजह क्या होती है? क्योंकि आपके पास अनबैलेंस फोर्स उस पे 0 होती है, 0 एक्सेलरेशन के साथ आता है। जब FD कम होगा F naught के मुकाबले में तो बॉडी थोड़ा सा ऑसिलेट करेगा अबाउट द मीन पोजीशन बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब देखो मेरा बेटा, अभी तक हमने जो कहानी पढ़ी है उससे रिलेटेड हमारे सामने ये एक सिंपल से 2 क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बताया 2011-12 से पहले के हैं, जब आपके पास ये पुरानी वाली बुक थी। ठीक है, कहता क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ अ डैम्प्ड ऑसिलेटर। यहीं पे रुक जाओ, हम लोगों ने एम्पलीट्यूड ऑफ अ डैम्प्ड ऑसिलेटर के बारे में पढ़ा हुआ है। A इक्वल्स ए नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, या x इक्वल एक्स नॉट ई टू द पावर इंटू माइनस लैम्डा इंटू टी। ठीक हो गया? और लैम्डा की हमें वैसे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमें पता है लैम्डा बराबर होता है किसके? b/2m के। लैम्डा क्या है? डैम्पिंग कोफिशिएंट, डैम्पिंग कांस्टेंट, मास ऑफ द बॉडी। क्लियर है? अच्छा, कहता है एम्पलीट्यूड ऑफ अ डैम्प्ड ऑसिलेटर बिकम्स हाफ इन 1 सेकेंड। यानी कि मेरा बेटा आपके पास पहले एम्पलीट्यूड x0 था
और एक डैम्प्ड ऑसिलेशन में 1 सेकंड के बाद उसका एम्पलीट्यूड आधा रह गया। जाहिर है डैम्प्ड ऑसिलेशन है तो उसमें हर गुजरते टाइम के साथ एम्पलीट्यूड ने तो कम होना ही होना है ड्यू टू डैम्पिंग फोर्सेस। तो कहता है 1 सेकंड के बाद ये रह गया। एम्पलीट्यूड आफ्टर 3 सेकंड विल बी 1/x टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x। अब देखो भैया इसको कैसे करना है, कोई टेंशन नहीं है, अभी करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। देखो भाई साहब, मिसाल के तौर पे आपके पास पहले एम्पलीट्यूड था x0 या a0 और मेरा बेटा रह कितना गया आपके पास a0/2। सर x0 की जगह पे a0 क्यों यूज कर रहे हैं? इसलिए कि बेटे यहां पे उसने 1/x कहा हुआ है और आपसे x का वैल्यू निकालने के लिए कहा हुआ है, इसलिए यहां पे x0 की जगह a0 कर दो। या चलो इसको कर लो भाई 1/y और आप y वाला वैल्यू निकाल दो, तो इसको मेरा बेटा आप x0 से ही सॉल्व कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। इसको ऐसे कर लेते। अब देखो मेरा बेटा, ये जो इक्वेशन आपके सामने आपको नजर आ रही है, ये इक्वेशन बेसिकली बता क्या रही है? आपको ये बात पता है कि भैया जो आपकी डैम्प्ड ऑसिलेशन होती है उसके अंदर आपका एम्पलीट्यूड वक्त के साथ साथ क्या हो रहा होता है? कम हो रहा होता है। अब किसी भी गिवन टाइम के बाद आपका एम्पलीट्यूड कितना रह जाएगा वो आप यहां से पता कर सकते हो। जैसे आपको लैम्डा का वैल्यू पता है, आपको लगता है भाई मिसाल के तौर पे मुझे 2 सेकंड बाद एम्पलीट्यूड निकालना है, तो भैया लैम्डा का वैल्यू पुट करो, 2 सेकंड यहां पुट करो, e⁻ जो भी वैल्यू आ रही है उसको x0 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास ये वैल्यू निकल के आएगी 2 सेकंड के बाद एम्पलीट्यूड की। तो भैया क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कितना रह जाता है? आधा रह जाता है 1 सेकंड के बाद। तो भैया हमारी इक्वेशन है x = x0 e⁻ -λ × t। तो भैया जब आधा रह जाएगा तो ये हो जाएगा x0/2, ये हो गया मेरा बेटा x0 e⁻ -λ × 1, क्योंकि 1 सेकंड के बाद आधा रह गया, सेट हो गया। तो भैया x0 से x0 मर गया, ये मेरे पास आता है 1/2 विल बी इक्वल टू e⁻λ। इसके नीचे भी 1 है, अगर मैं दोनों साइड्स को रेसिप्रोकल कर लूं तो 2 विल बी इक्वल टू e⁻λ। हमारे पास e⁻λ की वैल्यू क्या आ गई मेरा बेटा? 2 के बराबर आ गई। हम लैम्डा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं लेकिन उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। अब देखो भैया आगे कहता है एम्पलीट्यूड आफ्टर 3 सेकंड विल बी, 3 सेकंड के बाद आपके 3 सेकंड के बाद एम्पलीट्यूड क्या रह जाएगा? 1/y टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। यानी कि पहले अगर x0 था तो 3 सेकंड के बाद क्या रह जाएगा मेरा बेटा? x0/y रह जाएगा। तो अब क्या रहा है? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y। आपने फिर ये एक्सप्रेशन यूज करनी है, फिर सुनो, गौर से सुनो, ये एक्सप्रेशन क्या बताती है? ये एक्सप्रेशन बताती है कि किसी भी गिवन टाइम t सेकंड के बाद एक डैम्प्ड ऑसिलेटर के अंदर आपका एम्पलीट्यूड क्या रह जाता है। देखो फ्री ऑसिलेशन में x0 हमेशा x0 रहता है, लेकिन डैम्प्ड ऑसिलेशन में x0 हमेशा x0 नहीं रहता, वो बतदरीज कम होता जाता है डिकेइंग एक्सपोनेंशियल के हिसाब से। तो आ गया x0 e⁻ -λ × t। बहुत सिंपल से 2 न्यूमेरिकल है जो हमने करने, इस उम्मीद पर कि अगर कभी आएगा तो हमें आते होंगे। क्लियर हो गया? चलो अब देखो भैया, तो 3 सेकंड के बाद कितना रह गया? x0/y। ये y है, 4 नहीं है, ध्यान में रखिएगा। और ये आ गया मेरा बेटा x0 e⁻ -λ, और कितनी देर की बात कर रहा है? 3 सेकंड की बात कर रहा है। x0 से x0 मर गया, ये हो गया मेरा बेटा 1/y विल बी इक्वल टू e⁻ -λ × 3। अगर मैं दोनों साइड्स को पलट दूंगा तो y विल बी इक्वल टू e⁻λ × 3। देखो भैया y विल बी इक्वल टू e⁻λ और ऊपर पावर 3 लिख सकता हूं क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लैम्डा और 3। और e⁻λ का वैल्यू अपने पास कितना था मेरा बेटा? 2 के बराबर था। तो y विल बी इक्वल टू 2 का क्यूब, और ये कितना आ गया आंसर? 8 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया मेरा बेटा? हमारे पास 8 आ गया। तो ये जो पुरानी किताब थी ना उसमें एक ये सॉल्व एग्जांपल थी और ये एज इट इज प्यास के 2010 के क्वेश्चन में पूछी गई थी। क्लियर हो गया? फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि हमने यहां पे किया क्या। देखो भैया, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपका जो एम्पलीट्यूड डिके करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको आप ट्रेस करते हो डिकेइंग एक्सपोनेंशियल कर्व में, ये उसकी एक्सप्रेशन है। ये नया एम्पलीट्यूड किसी भी टाइम t सेकंड के बाद, ये आपका पुराना एम्पलीट्यूड जो कि टाइम t = 0 पे था जब डीके होना शुरू या जब कम होना या डैम्प होना शुरू नहीं हुआ था। आपको बोला उसने कि 1 सेकंड के बाद एम्पलीट्यूड आधा रह गया, तो x0 से x0/2 हो गया। इस वैल्यू को यूज करके आपने e⁻λ की वैल्यू निकाल ली। यहां से आप चाहो तो लैम्डा भी निकाल सकते हो। लैम्डा कैसे आएगा? अगर मैं दोनों तरफ ln अप्लाई कर दूं, ln क्या होता है? नेचुरल लॉग होता है। ln क्या होता है? नेचुरल लॉग होता है। और ये लैम्डा पीछे आ जाएगा, ln से e मर जाएगा। जो ln2 होगा वो बेसिकली किसकी वैल्यू हो जाएगी? लैम्डा की। जैसे लॉग का एक बेस 10 होता है, वैसे ही नेचुरल लॉग का बेस e होता है आपके पास। क्लियर हो गया? इसकी जरूरत नहीं है, वैसे ही बता रहा था। ठीक है भैया, e⁻λ आ गया। फिर आपने आगे की इंफॉर्मेशन यूज करी, कहता है कि एम्पलीट्यूड आफ्टर 3 सेकंड विल बी 1/y टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। तो आपने कहा भाई ओरिजिनल वैल्यू x0 थी, 3 सेकंड के बाद क्या रह जाएगा? x0/y। फिर से ये इक्वेशन यूज करी, सिंप्लीफाई किया और अपना y का वैल्यू यहां पे कैलकुलेट कर लिया।
क्लियर है? सिमिलर पैटर्न पे अगला क्वेश्चन है, आपने वीडियो को पॉज करके अगला सवाल लाजमी अटेम्प्ट करना है। मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, एक बार छाप लो, और अगर खुद से नहीं किया था तो एक बार लाजमी इसको खुद से अपने हाथ से करके देख लो। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरा बेटा क्या कहता है। कहता है इन आर डैम्प्ड ऑसिलेशन डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द ऑसिलेटर। ये हमें भी पता है, मैंने बता दिया ऑलरेडी। इफ एम्पलीट्यूड बिकम्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इन 1 सेकेंड, यानी कि पहले x नॉट था, अब कितना हो गया x नॉट बाई 2, कितनी देर के बाद? 1 सेकेंड के बाद। देन आफ्टर 2 सेकेंड एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? बोल रहे 2 सेकेंड के बाद बताओ भैया। आपके पास इक्वेशन है x इक्वल x नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। 1 सेकेंड बाद आधा हो गया, यानी कि 1 सेकेंड बाद हो गया x नॉट बाई 2, पहले x नॉट था e की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, और t 1 हो गया, ये और ये मर गया मेरा बेटा। 1/2 विल बी इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा, विच मीन्स ई की पावर लैम्डा विल बी इक्वल टू 2। वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे भैया? आपको कहते हैं 2 सेकंड के बाद बताओ, फिर से वही इक्वेशन यूज कर लो। x विल बी इक्वल टू x नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा, टी की जगह पे क्या आ जाएगा? 2, क्योंकि आप 2 सेकंड की बात कर रहे हो आप। तो भैया x विल बी इक्वल टू x नॉट, ये माइनस 2 लैम्डा लिखा हुआ है, इसको अगर मैं नीचे ले जाऊंगा फ्रैक्शन के तो e की पावर 2 लैम्डा हो जाएगा। ये भाई साहब इसको देखो, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, गौर से देखना, e की पावर लैम्डा और पावर में 2 आ गया। क्यों भैया? पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है, तो e की पावर लैम्डा को मैंने ब्रैकेट में डाल दिया और 2 अलग कर दिया, क्योंकि मेरे पास e की पावर लैम्डा की तो वैल्यू मौजूद है, 2 है। तो ये बन जाएगा जनाब x नॉट अपॉन e की पावर लैम्डा की जगह 2 आ गया, ऊपर स्क्वायर आ गया। क्या बनता है भैया? x नॉट डिवाइडेड बाय 4। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास एक सॉल्व एग्जांपल थी, और ये हमारे पास एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम हुआ करता था पुरानी किताब के अंदर, जो कि माजी में पूछा गया था। मैंने आपको यहां पे ढूंढ ढांड के जमा करके करा दिया। कॉपी कर लो। आखिरी एग्जांपल पढ़नी है हमने, ये आखिरी डेफिनेशन पढ़नी है मेंटेन्ड ऑसिलेशन की, उसके बारे में कुछ बात करते हैं, देन हमारा लेक्चर खत्म होगा। अब देखो मेरा बेटा, हमारे पास जो अगला टॉपिक है दैट इज द फिनोमिना ऑफ मेंटेन्ड या सस्टेन्ड ऑसिलेशंस। ये क्या होता है भैया? देखो मुझे पता है ये बोरिंग और खुश सा टॉपिक है, इसलिए मैंने इसके नोट्स आपके साथ साथ बनवा दिए, ताकि बस आप एक बार पढ़ो और आपका जो भी एमसीक्यू या जो भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड लेवल पे आना है वो आपका यहाँ से आराम से निकल जाए। देखो भैया, एक था फ्री ऑसिलेशन जो कि आइडियल था, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्सेस तो हर जगह होती हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या है? डैम्पिंग आहिस्ता आहिस्ता इसको रेस्ट पे ले आती है। जैसे ये देखो, वापस हमारे पास यही हमारा पेंडुलम आ गया। देखो इसको अगर मैं ये यहां पे लाके छोड़ता हूं तो आप नोट करना, ये आहिस्ता आहिस्ता, मैंने कुछ नहीं किया, ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी मीन पोजीशन पर या इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या हो गया? रेस्ट में आ गया। अब आप नोट करो, यहां से छोड़ा मैंने इसको, अब देखो क्या ये अब रेस्ट में आ रहा है? नहीं आ रहा। और क्या इसका एम्पलीट्यूड कम हुआ है? नहीं हुआ। जहां से छोड़ा था ये हर दफा वहीं जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है सर, आप ऊपर से इसको धक्का दे रहे हैं हर दफा। चेक करो, देखो, फिर देखो, अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा, इसको यहां से लाके छोड़ा तो ये वापस नहीं आया और अपनी मीन पोजीशन पे रेस्ट में आ गया। अब देखो, इसको छोड़ा, ये आया वापस अपनी जगह पे, फिर आया, फिर आया, फिर आया, फिर आया, फिर आया। क्या आपको नजर आ रहा है इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है? यस सर। क्यों हो रहा है ऐसा? इसलिए कि ड्यूरिंग ऑसिलेशन डैम्पिंग फोर्सेस ने इसकी जितनी एनर्जी वेस्ट कराई, मैंने ऊपर से इसको ड्राइव करते हुए उतनी एनर्जी वापस इंजेक्ट कर दी। यह फिनोमिना है मेंटेन्ड ऑसिलेशन का। मेंटेन या सस्टेन्ड ऑसिलेशन इज अ फिनोमिना ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होता है? अगले लेक्चर में बहुत डिटेल से पढ़ना है, जिसके अंदर ड्यूरिंग ऑसिलेशन बॉडी के ऊपर पीरियोडिक फोर्स लगती है। पीरियोडिक मतलब आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम फोर्स लग रही होती है। क्लियर हो गया? तो जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं तो आप नोट करो, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसकी ऑसिलेशन सस्टेन रह रही है। इसकी ऑसिलेशन सस्टेन रह रही है, इसकी ऑसिलेशन कम नहीं हो रही, क्योंकि मैं इसमें एनर्जी इंजेक्ट कर रहा हूं। जितनी एनर्जी इसकी लूज हो रही है मैं उतनी दे रहा हूं, तभी ये हर दफा वापस वहीं पर आ रहा है जहां से इसने अपना सफर शुरू किया था। फिर देख लो, चेक करो, वापस आ रहा है वहीं पर ही। नजर आ रहा है? हाँ या ना? देख रहे हो? ये मैं इसको इंजेक्ट करो, पढ़ लो, यही लिखा हुआ है। ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम are said to be maintained or sustained if system vibrate with the natural frequency and with constant amplitude even in the presence of damping. If the energy is supplied to the oscillator at the same rate at which is it dissipated, the amplitude remains unchanged. क्लियर हो गया भैया? एक सवाल और देख लेते हैं। आपको मैं यहां पे
कुछ डैम्पिंग सिस्टम बना के दिखा रहा हूं, आपने बताना है किसमें डैम्पिंग ज्यादा है और किसमें डैम्पिंग कम है। बताओ भाई, इन सब का इनिशियल एम्पलीट्यूड मान लो एक ही जितना था, ये हाइट मान लो सबकी 5 थी, ये हाइट सबकी स्टार्ट वाली हाइट कितनी थी 5 हाइट थी, भले ये देखने में छोटा लग रहा है लेकिन मान लेना इसका भी एम्पलीट्यूड शुरू में कितना है 5। ये सारे के सारे डैम्प्ड ऑसिलेशन है, ये तो मानते हैं क्योंकि आगे जाने के बाद सब का सब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गए, ऑसिलेशन जीरो हो गई, रेस्ट में आ गए। लेकिन इसकी आप नोट करो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यानी कि ये ज्यादा ऐसे ऑसिलेट करने के बाद रेस्ट में आया। इसकी फ्रीक्वेंसी इंटरमीडिएट है और इसकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल लो फ्रीक्वेंसी है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए कि इसका मतलब यहां पे डैम्पिंग फोर्सेस बहुत ज्यादा होंगी, यहां पे डैम्पिंग फोर्सेस दरमियानी होंगी, यहां पे डैम्पिंग फोर्सेस बहुत कम होंगी। तो सर ये ओवर डैम्प होगा? नहीं, ओवर डैम्प सिस्टम कभी भी ऑसिलेट नहीं करता, जहन में रखिएगा। भाई मिसाल के तौर पे भैया इन सारे केसेस में मान लो आपकी जो ऑसिलेटिंग फोर्स थी ना वो 5 न्यूटन 5 न्यूटन 5 न्यूटन थी, इसमें आपकी जो डैम्पिंग फोर्स थी वो 4 न्यूटन है, इसमें डैम्पिंग फोर्स 3 न्यूटन है, इसमें डैम्पिंग फोर्स 2 न्यूटन है। इन सारे केसेस में आपकी डैम्पिंग फोर्स ऑसिलेटिंग फोर्स से कम है, तभी ये ऑसिलेट कर रहा है अबाउट द मीन पोजीशन। लेकिन उन कम में भी ये सबसे ज्यादा है, ये उससे कम है, ये सबसे कम है। तो जिसमें डैम्पिंग फोर्सेस सबसे ज्यादा होंगी, ध्यान में रखिएगा, डैम्पिंग फोर्सेस का ऑसिलेशन से इनवर्स रिलेशन है। जितना डैम्पिंग ज्यादा होगा उतना ऑसिलेशन कम होता चला जाएगा। ध्यान में रहेगी ये बात। डैम्पिंग ज्यादा कर रहे हैं तो ऑसिलेशन अल्टीमेटली क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अब जो डैम्पिंग ऑसिलेशंस होती है ना, ये हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमें नुकसान देती हैं। हमें ऐसा लगता है ना कि जो डैम्पिंग ऑसिलेशन है वो तो एनर्जी वेस्ट करा रही है ऑसिलेशन की। इसके फवाइद भी हैं। एक फायदा मैं आपको यहां बताता हूं, एक फायदा क्लास 12 में पढ़ेंगे, यहां वाला फायदा। शॉक एब्जॉर्बर जो होता है, शॉक एब्जॉर्बर क्या होता है? आपके पास ऐसे टायर होता है, इस टायर के साथ मेरा बेटा यहां पे आपके पास कनेक्ट हुआ हुआ होता है, ऐसे पिस्टन होता है और इसके अंदर यहां पे ना छोटे छोटे से होल्स होते हैं और यहां पे मेरा बेटा ऐसे ऑयल 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 भरा हुआ होता है और इसके यहां पे आपके पास ऐसे स्प्रिंग सा कनेक्ट हुआ हुआ होता है। अब आपने किसी भी गाड़ी का जो टायर देखा होगा ना, उस टायर के ऊपर ऐसे स्प्रिंग वाले शॉक एब्जॉर्बर लगे हुए होते हैं और उसके अंदर जो ये पिस्टन होता है, ये जो एक सिलेंडर सा होता है, उसमें ऑयल भरा हुआ होता है और ये पिस्टन होता है दैट कैन मूव अप एंड डाउन। अब इसका फायदा क्या होता है? जैसे ही आपकी गाड़ी किसी गड्ढे में जाती है या स्पीड ब्रेकर से गुजरती है तो आप यकीनन ये तो नहीं चाहोगे आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, गाड़ी स्पीड ब्रेकर से गुजरी, आप उछल गए, छत से चिपक जाओ या छत से बाहर ही निकल जाओ, ऐसा तो नहीं चाहोगे। आप क्या चाहोगे कि आपकी राइड कंफर्टेबल रहे। तो जब गाड़ी स्पीड ब्रेकर से जाती है आपका टायर ऊपर होता है। टायर ऊपर कैसे होता है? क्योंकि ये जो पिस्टन होता है ये मूवेबल होता है। अब ये पिस्टन ऊपर जाता है, जब ये पिस्टन ऊपर जा रहा है आपने क्या करना है? इसके मोशन को स्लो करना है ताकि अंदर बैठे हुए लोगों को पता ना चले। तो यहां आपने विस्कस ऑयल भरा हुआ होता है, जब ये भाई साहब ऊपर जाने की कोशिश करते हैं नीचे से पिस्टन, तो ये ऑयल इसका मोशन ओपोज करता है। ये काइनेटिक एनर्जी यहां थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सर पोटेंशियल कैसे? बेटे ये जब ऊपर जाता है तो ये आपस में दबता है, ये दबता है तो ये स्प्रिंग कंप्रेस होता है, कंप्रेस होता है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी आती है। आपने नोट करा किस तरह आपने जो शॉक एब्जॉर्बर था उसके अंदर ये जो पिस्टन की काइनेटिक एनर्जी थी, जब ये पिस्टन ऊपर जा रहा था टायर के ऊपर जाने की वजह से, इसको अंदर कन्वर्ट किया थर्मल एनर्जी में और बाहर कन्वर्ट कर दिया पोटेंशियल एनर्जी में। जैसे ही टायर वहां से बाहर आता है, कहां से बाहर आता है? स्पीड ब्रेकर से बाहर आता है या उतरता है स्पीड ब्रेकर से, या आहिस्ता आहिस्ता अपने कंप्रेस को खत्म करता है, नेचुरल लाइन पे आता है और ये पिस्टन भी क्या होता है? नीचे आता है और आहिस्ता आहिस्ता, क्यों? अंदर विस्कस ऑयल मौजूद है जो कि आहिस्ता आहिस्ता इसको नीचे आने देता है। क्योंकि देखो भैया विस्कस किसी भी मीडियम का काम क्या होता है? रिलेटिव मोशन को अपोज करना। जब ये आपका पिस्टन ऐसे सडनली ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो इसके ऊपर जाने को अपोज करेगा, जब ये सडनली नीचे आने की कोशिश करेगा तो इसके नीचे आने को अपोज करेगा। तो हमारी राइड को कंफर्टेबल बनाने के लिए जो गाड़ी का, बाइक का सस्पेंशन सिस्टम होता है उसमें शॉक एब्जॉर्बर मौजूद होता है जिसका प्रैक्टिकल काम डैम्पिंग करना होता है ताकि आपकी जिंदगी वहां पर सुकून में रही। क्लियर हो गया? सेकेंड ईयर में हम देखेंगे कि वहां पे हम गैल्वेनोमीटर के अंदर जो उसका निडल होता है वो अपने फाइनल पॉइंट पे ऐसे डिस्को डांस ना करे, तो वहां पे भी हम क्या करते हैं? डैम्पिंग कराते हैं। और ऐसा गैल्वेनोमीटर जिसकी डैम्पिंग हुई भी होती है वो डैम्प्ड गैल्वेनोमीटर या डेड बीट गैल्वेनोमीटर कहला रहा होता है।
इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी तरह के क्वेश्चंस पॉसिबल थे सब मैंने डिस्कस कर लिए। इवन नई किताब को छोड़ के पुरानी किताब के भी जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो भी आपको यहां पे करा दिए। अगले लेक्चर में हम फोर्स्ड ऑसिलेशन का अगला पार्ट पढ़ेंगे, रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसके क्या सिनारियोज होते हैंगे। अगले लेक्चर तक के लिए खुश रहो, पढ़ते पढ़ाते रहो। अल्लाह हाफिज़ नासिर।